अगर आप मुझसे पूछे ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कि जंग के इम्कानात क्या हैं, तो आई वुड स्टिल पुट एट 8। नेवी को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, एयरफोर्स को तो इन्वॉल्व करना ही है उन्होंने, और ग्राउंड फोर्सेस को भी इन्वॉल्व करेंगे। बंदा कंटेनर पे चढ़ तो जाता है, उतरना मुश्किल होता है। बेवकूफ़ या पागल होकर वो सियासी रेस नहीं जीत सकते जो मोदी ने जीती है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता है जो न्यूक्लियर वॉर है उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। They thought you were bluffing, and they called you a bluff. Suppose we are not bluffing, and we are in no position to bluff now. We have said we'll use it, and I'm telling you, we will use it. Red lines are clear. कमिटमेंट हमने आपको बता दी है, और अगर आपने किया तो हम आपको उड़ा के रख देंगे। नॉच अप रिस्पॉन्स पानी के ऊपर भी, और इनकर्जन का तो आप सोचे नहीं। पहलगाम हमले को तकरीबन 11 दिन गुजर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है। उसके बाद फिर अता तारण ने भी कहा था कि 36 घंटे के अंदर इंडिया कुछ कर सकता है, मगर ये सब टाइम गुजर चुका है और अभी तक इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि इंडिया कब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। इसी सवाल के ऊपर आज बात करते हैं। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि जो जंग की पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो अभी कितनी रह चुकी है, और अगर एस्केलेट होती है तो क्या हम एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। सो तलत साहब, पहले तो ये बताएं कि 11 दिन हो गए हैं, अभी क्या सिचुएशन है, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा भी या नहीं। देखें, जो सूरत हाल है वो अगर आप शोबा बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात इंटरनेशनल रिलेशंस की टेक्स्ट बुक को उठा के देखें तो ये क्लासिक बहरान है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, जिसके अंदर इम्कानात सब मौजूद हैं। डिफ्यूज़ भी हो सकता है, स्केल डाउन भी हो सकता है, एस्केलेट भी कर सकता है, एक्सपैंड भी कर सकता है, लिमिटेड भी रह सकता है। तो जो आपने ख्वाजा आसिफ के बयानात का जिक्र किया और तारड़ साहब के बयानात का जिक्र किया, आपको ये पता होगा कि उस वक्त की मालूमात के मुताबिक जब उनकी तरफ से राफेल तैयारे उड़े तो उड़ान करके उन्होंने हमारी तरफ दूध के डिब्बे तो नहीं फेंकने थे, यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ कार्रवाई करनी थी। तो उसके रद्देमल में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई करनी थी, जो आर्मी चीफ ने कहा कि नॉच अप रिस्पॉन्स होगा। तो उस वक्त के हालात के मुताबिक लगता था कि जंग हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कि जंग के इम्कानात क्या हैं, तो आई वुड स्टिल पुट एट 8। अगर टाइमलाइन की बात कर लें, अगर हम 2019 की बात करें तो जब पुलवामा अटैक हुआ वो आई थिंक 14 फरवरी को हुआ था, और 26 फरवरी को बालाकोट हुआ। तो उस टाइम भी उन्होंने 12 दिन लिए थे पाकिस्तान को स्ट्राइक करने के, सो अभी 11 दिन हो चुके हैं। सो आई एम श्योर जो इंडियन फोर्सेज अगर उन्होंने अटैक करना है एयरफोर्स ने, तो उन्हें वॉर गेमिंग करनी होगी, टाइम तो उन्हें चाहिए होगा। सो क्या अभी भी जो है वो इसके कुछ चांसेस हैं कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन फोर्सेज अभी भी कोई स्ट्राइक कर सकें पाकिस्तान? देखें, इस मरतबा अगर उन्होंने कोई काम किया तो वो उस सबक को सीखते हुए जो उनको आखिरी मरतबा मिला कि अगर आप महदूद पैमाने पर छोटे कॉरिडोर के अंदर घुस के कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर अगर गलती हो जाए तो तमाम मलबा फिर आपके ऊपर पड़ता है। अगर आप अंदाज़ा करें वो लार्ज स्केल अटैक होता, उसमें से एक जहाज़ गिरता तो इतना बड़ा मसला ना होता। वो जहाज़ ही उन्होंने छोटे कॉरिडोर के अंदर लिमिटेड मकासद के लिए भेजे, उसमें से एक गिर गया, दूसरा डैमेज हो गया, वापस चला गया, फिर आपको पता है कि उससे कितनी उनको जो है हजीमत उठानी पड़ी। तो इस मरतबा नंबर 1 टाइम इस वजह से ज़्यादा ले रहे हैं कि जो स्केल ऑफ अटैक है वो बड़ा होगा। नंबर 2, जो उनकी लीडरशिप की तरफ से कमिटमेंट्स आ रही हैं, जिनको हम यहाँ पर थ्रेट्स के तौर पर लेते हैं, वो अपनी पब्लिक को कमिट कर रहे हैं, अपनी फोर्सेस को कमिट कर रहे हैं कि हमने करना क्या है। उनका स्कोप बड़ा वसी है, वो सिर्फ लिमिटेड कॉरिडोर के अंदर इनकर्जन नहीं है, वो उसके अंदर नेवी को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, एयरफोर्स को तो इन्वॉल्व करना ही है उन्होंने, और ग्राउंड फोर्सेस को भी इन्वॉल्व करेंगे। और जो रेंज है एक्टिविटी की, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, और उसके बाद जो रेंज ऑफ ऑप्शंस वो एक्सरसाइज करेंगे वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। उनकी तरफ से दिलचस्प, हमारी तरफ से खौफनाक। वो अपने जितने दूसरे एसेट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर उनको मोबिलाइज़ करेंगे, केपी के अंदर मोबिलाइज़ करेंगे, पंजाब के अंदर वो अंदरूनी तौर पर अटैक करेंगे। तो मल्टी प्रोंग्ड अटैक करना चाह रहे हैं। तो अगर वो वक्त ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें समझ आती है कि वक्त क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस स्केल के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी फोर्सेस ने कभी इमेजिन किया होगा कि उनकी पॉलिटिकल कमांड की तरफ से उनको ये कहा जाएगा कि आपने एक न्यूक्लियर कैपेबल नेबर को विच इज़ ऑल्सो रेव्ड अप, मतलब देखें ना, जब आर्मी चीफ टैंक के ऊपर खड़े होकर कहता है कि ये होगा, तो रेव्ड अप उनका टारगेट है, उसको टेक ऑन करें। सो आई कैन इमेजिन कि वो क्यों इतना टाइम ले रहे हैं। पब्लिक कमिटमेंट की आपने बात की, मुझे याद है 2014 में जब इमरान खान का धरना हो रहा था तो आप
के एनालिसिस के अंदर आपने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जब बंदा कंटेनर पे चढ़ तो जाता है, उतरना मुश्किल होता है। सो मोदी के बारे में एक ये भी एनालिसिस किया जा रहा है कि मोदी ने आई थिंक पब्लिक कमिटमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है, बट अब उसको समझ नहीं आ रही कि उस पब्लिक कमिटमेंट पे पूरा कैसे उतरे। एक एनालिसिस मैं देख रहा था मोहित यूसुफ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद ये मोदी ने जो कहा है कि मैंने अपनी फोर्सेस को ये ऑप्शन दे दी है कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने कैसे ऑपरेट करना है, कब ऑपरेट करना है और किस लेवल का ऑपरेशन होगा। तो शायद ये एक उनकी तरफ से एक तरीका है कि मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्सेस पर डाल दी है, उनका काम है करना है, अगर वो नहीं करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, ये एक बेस्ट केस तो नहीं कहूँगा, बेटर केस सिनारियो तो है कि मोदी ने एक गलती कर ली, घावड़पन के अंदर उसको समझ नहीं आ रही कि उसने वापस कैसे आना है। लेकिन थोड़ा सा आप इसका गहरा तजिया करें तो आप बेवकूफ़ या पागल होकर वो सियासी रेस नहीं जीत सकते जो मोदी ने जीती है। वो सियासी रेस इतनी देर तक आप नहीं भाग सकते जो मोदी ने भागी 2014 से लेकर अब तक। आप देखें, बट सियाने कवे की कहानी भी तो हमने सुनी है ना। लेकिन वो सिर्फ एक शख्स नहीं है, वो सियाना सिस्टम है उसके अंदर, और सियाना सिस्टम अकेला काम नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा तज्जियाती तौर पर वसी करना चाहिए अपने विजन को। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला नहीं है, ये मोदी और पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये एक शख्स के एम्बिशन या पागलपन या गलतियों का मामला नहीं है। इसके साथ अमेरिका भी जुड़ा हुआ है, और अगर आप तज्जियाती उड़ान लें तो फिर आपको इसके साथ इसराइल को भी जोड़ना होगा। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका बयान हमने अपने मीडिया में देखा कि हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने दबाव डाला कि आपने कैसे नहीं करना, इलाकाई स्केल के ऊपर ऑपरेशन को नहीं जाने देना। लेकिन उसकी एक और तशरीह भी है, क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसको महदूद रखें, और फिर यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जितना रोल है इस तमाम मुद्दे में वो तो आप उसमें हिंदुस्तान के साथ तावन करें, इसको महदूद रखें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक महदूद अटैक करें, ये जानते हुए कि हमारी तरफ से पैगाम क्या दिया गया है कि किसी अटैक की सूरत में हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा। सो अमेरिका की तरफ से मैं जो उसकी तशरीह करता हूँ वो तो ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान को अप्रूव किया है कि आप एक लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं, ये जानते हुए कि कोई लिमिटेड स्ट्राइक लिमिटेड नहीं रहेगी। बट लिमिटेड स्ट्राइक की अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स दें जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जब ईरानी फोर्सेस के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था, फिर ईरान ने उसका जवाब जो वो उसका जवाब दिया, उनकी फोर्सेस पे अटैक किया, वो एक लिमिटेड किस्म की एक्सरसाइज थी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ट्रम्प ने फिर कहता रहा कि जी मेरे पहले जो ईरान से बात हो गई थी और हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया था। फिर ईरान और इसराइल दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंके, वो लिमिटेड थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सो जेडी वैंस या ट्रंप इन्होंने ये देख लिया है कि लिमिटेड किस्म की आप एक जो ऑपरेशन करके आप पीछे आ सकते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया से भी शायद वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार आप दोनों खुश हो जाएं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं वो आप कर लें, उसके बाद वापस आ जाएं। पाकिस्तान और ईरान भी ये कर चुके हैं। ईरान ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने ईरान में की, इसके बाद बात ख़त्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान और ईरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं है। एक तो ये दूसरे आपने पुलवामा में हमने किया, लेकिन इस मरतबा का जो बिल्डअप है वो ख़तरात की निशानदेही करता है जो इससे पहले हमने नहीं देखे। जिस तरीके से उन्होंने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई है, पानी बंद करने से लेके यूट्यूब चैनल करने की बात तो 2016 में भी बात की थी, बट पानी कहाँ बंद, लेकिन उन्होंने अब इस ट्रीटी को खोल दिया ना अपनी तरफ से। देखें वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सलाहियत को आप छोड़ दें। जो उन्होंने इक़दामात लिए हैं वो इक़दामात की रेंज बहुत ज़्यादा है। सो पानी है, मीडिया है, इकॉनमी है। अब IMF के पास वो गए हैं, उसका भी कुछ बने ना बने एक अलहदा बात है। इससे आपको उनकी इंटेंशन का पता चलता है। और फिर जैसे उन्होंने पुलवामा के अंदर किया, आपको माहौल तो वही लगेगा, लेकिन जो स्केल ऑफ रिएक्शन है, जितनी जल्दी ये सब कुछ हुआ, हमारे अपने प्लानर्स जो हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी आपने मीडिया के अंदर जो हाइप डेवलप की है वो सिर्फ एक लिमिटेड स्ट्राइक तक महदूद नहीं रहेगी। अच्छा, लिमिटेड का भी आप सुन लें, जिसको हिंदुस्तान लिमिटेड कहता है या जिसको अमेरिका ईरान के हवाले से लिमिटेड कहता था, ईरान अमेरिका या इसराइल के हवाले से लिमिटेड कहता था, हमारे नज़दीक वो लिमिटेड नहीं है। हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी मूव पाकिस्तान के ऊपर एक हमला होगा, और पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ नौचप जवाब देगा। तो जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो ये कि जिस माहौल पर हिंदुस्तान ये मामलात ले गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसका रद्द-ए-अमल दिया है, उसके बाद जेडी वैंस साहब जो मर्ज़ी समझते रहें या आप उनकी जो तशरीह करते रहें कि उन्होंने कहा कि आप अपना गुस्सा निकाल लें, वो काबिल कबूल या काबिल अमल नहीं होगा। इट कैन एक्सप्लोड एंड एक्सपैंड।
इसी वजह से उन्हीं स्टेटमेंट्स के अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि इलाकाई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएं। उनको भी पता है कि ये जा सकता है। एक्सपेंशन की आपने बात की तो उसके ऊपर बाद में आते हैं, बट मैं ये जो आप जेडी वैंस की स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, मेरे पास दो और स्टेटमेंट्स हैं। ट्रंप की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बिल्कुल शो किया है कि यार ये खुद ही आपस में मामला निपटा लेंगे, मुझे सबसे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद जो रूबियो की तरफ से दो स्टेटमेंट्स आई जो पाकिस्तान और इंडिया से उन्होंने बात की, उन्होंने पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है वो रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात की। सो अमेरिका की इसमें से कौन सी पॉलिसी लगती है, जेडी वैंस की स्टेटमेंट, रूबियो की स्टेटमेंट, या ट्रंप की स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी यूक्रेन में एंगेज्ड है, ईरान में एंगेज्ड है, उसको पाकिस्तान और इंडिया से भी कुछ लेना देना पाकिस्तान और इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से लेना कम है और हिंदुस्तान से लेना ज़्यादा है। हिंदुस्तान से उनको एक ट्रेड डील चाहिए जिसके ऊपर ट्रंप, हमारे से भी तो उनको मिनरल्स चाहिए, लेकिन आप मिनरल्स चाहिए, लेकिन वो तो हमने खुद ही मार्केट्स खोली हुई ना। हिंदुस्तान के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी उनके लिए मार्केट है। हिंदुस्तान को उन्होंने $13 बिलियन के अभी इक्विपमेंट बेचा है। हिंदुस्तान मौजूदा जमहूरी निज़ाम को अगर आप प्रोसीजरली देखें, उसके अंदर वो वाहिद मुल्क है जो फ्रांस और अमेरिका से सब असला ख़रीदता है वगैरह वगैरह। सो कोई मवाजना नहीं है दोनों के दरमियान, कम से कम अमेरिका के ज़ाविये से। तो जो आखिरी बयान उनकी तरफ से आया है कि हम चाहते हैं कि ये लिमिटेड रहे और एक्सपैंड ना करें, मैं तो उसी पॉलिसी को लूँगा, लेकिन वो एक ख़तरनाक पॉलिसी है। वही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जिनको वो लिमिटेड समझते हैं अपनी तारीख के हवाले से, अपने तजर्बे के हवाले से, पाकिस्तान उनको टोटल अटैक समझेगा अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर। हिंदुस्तान लिमिटेड कहेगा, पाकिस्तान लिमिटेड नहीं कहेगा। और जब एक फरीक कह रहा है कि ये लिमिटेड नहीं है, तो फिर इम्कानात तो अनलिमिटेड हुए ना। तो इम्कानात क्या हो सकते हैं? देखिए, न्यूक्लियर की तरफ जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि अब्दाली हमने जो आज टेस्ट किया है और इसका नाम क्या रखा है, जो एक्स इंडस एक्सरसाइज, इंडस क्यों किया हमने उसको? क्योंकि हम बता रहे हैं उनको कि पानी भी, एक बूंद भी जो है वो भी हमारे लिए एक रेड लाइन है। कल वैसे ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है इंडस रिवर के ऊपर तो पाकिस्तान उसको स्ट्राइक कर सकता है। देखें, अब ये लिमिटेड की डेफिनेशन अमेरिका की तरफ से होगी कि क्या पानी बंद कर दिया। आपने खुद ही ये कहा था कि पानी इन्होंने किधर बंद करना। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये आर्गूमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको पब्लिक बहस में ना लेके जाइए, उसको लेके जाइए जिस तरीके से हमारा रिस्पांस आ रहा है। तो अब्दाली आप टेस्ट करते हैं, कितना 450 किलोमीटर उसकी रेंज है और उसके अंदर दोनों कैपेबिलिटीज़ मौजूद है। इसके अंदर न्यूक्लियर वॉर हेड भी है और कन्वेंशनल वॉर हेड भी है। आपका क्या ख्याल है कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के नुमाइंदगान क्यों बैठे हुए थे? जो हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के नुमाइंदगान हैं SPD के अलावा, वो और आर्मी चीफ, ये तमाम इस मिसाइल को क्यों देखने के लिए गए थे? आर्मी चीफ टैंक के ऊपर क्यों खड़े हुए थे? ये दोबारा मैं जाऊंगा कि IR की ज़बान के अंदर ये एक क्लासिक मैसेज और कम्युनिकेशन है। कैपेबिलिटी है, रेड लाइंस आर क्लियर, कमिटमेंट हमने आपको बता दी है और अगर आपने किया तो हम आपको उड़ा के रख देंगे। नॉच अप रिस्पॉन्स पानी के ऊपर भी, और इनकर्जन का तो आप सोचे नहीं। जब आप ये सूरत हाल देखते हैं तो जो लोग कहते हैं ये लिमिटेड रहेगा, मुझे तो हैरानी होती है कि वो तज्जियाती तौर पर भी इसको लिमिटेड कैसे तस्वर कर रहे हैं। बट एक और आर्गूमेंट ये है, मैं डैनियल मार्की को सुन रहा था, अमेरिकन ऑथर हैं, एंड ही वाज सेइंग कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात की गई है इंडिया की तरफ से, ये एक्शन नहीं है, एक सिग्नल है उनकी तरफ से। और इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेट को उन्होंने यही कहा था कि ये सिग्नल है और पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा क्योंकि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। सो आपको नहीं लगता कि जहाँ पर स्टेक्स ऐसे हों कि ये वॉर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगी, अगर कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो एक न्यूक्लियर विंटर है, फिर वो एशिया से बाहर तक जाएगा। सो दुनिया के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं और एक ऐसी पॉसिबिलिटी के अंदर क्या अमेरिका या चाइना या सऊदी अरेबिया क्या ऐसा होने देगा कि यहाँ पर इस रीजन में ऐसा हो? देखिए, ये जो आपने सवाल किया ना, ये तो कोर है उस गहरे तज्जिए का जो हमें करना चाहिए। आपने कहा कि क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा, तो हम आपको किताब से ही जवाब दे देते हैं। बड़ा वाज़ेह है कि आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाते किस वजह से हैं कि आपका जो दुश्मन अमूमी सलाहियत आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, कन्वेंशनल वेपन्स, वो सलाहियत के जोम में कहीं आपको अटैक ना कर दें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कन्वेंशनल पैरिटी नहीं बन सकती साइज़ की वजह से, इकोनॉमी के स्केल की वजह से। लिहाजा आपका न्यूक्लियर वेपन जो है वो उस कमी को पूरा करता है। बट ये कन्वेंशनल पैरिटी का सवाल, क्योंकि हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि दोनों ममालिक के दरमियान कन्वेंशनल पैरिटी ऑलमोस्ट रही है। 71 को अगर हम निकाल दें, 65 की बात कर लें, कारगिल की बात कर लें, बट पैरिटी रही है, स्टेलमेट ही रहा है ऑलमोस्ट। स्टेलमेट रहा है, लेकिन कन्वेंशनल पैरिटी में जो सस्टेनेबिलिटी है, जो इकोनॉमी, सिर्फ आपके पास वेपन्स की इन्वेंट्री तो नहीं होती ना।
आपको फिर इकोनॉमी भी देखनी होती है, आपको पेट्रोल साइज की भी सप्लाई। देखना होता है, आपको हज़ार चीज़ें देखनी होती है। अगर आप उस सब को मिलाएं तो हम कन्वेंशनल पैरिटी बरकरार नहीं रख सकते। दे कैन इन्वॉल्व अस इन अ रेस दैट कैन बी क्रिपलिंग फॉर अस। तो उस रेस तो से लॉन्ग टर्म में हमारे लिए प्रॉब्लम हाँ है। बिल्कुल, तो हमने ज़ाहिर है न्यूक्लियर वेपन्स इसी वजह से बनाए हुए हैं। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स इस वजह से बनाए हुए हैं कि वो कन्वेंशनल वेपन्स की जोन में या इकोनॉमिक पावर के जोन में या सफारती ताकत के जोन में कहीं आके हम पर हमला ना कर दे। तो हमने डिटर करना है, यानी इनको बताना है कि भाई हैं हम साइज में निस्बतन छोटे, आपके साथ लिमिटेड वॉर में हमारा एज भी है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि सस्टेन करके तो ये न्यूक्लियर वेपन है, सो आपने अटैक को डिटर करना है। तो साकिब, जब न्यूक्लियर अटैक न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशनल वेपन्स के अटैक को डिटर नहीं कर सकते तो डिटरेंस कोलैप्स कर जाती। तो ये कोलैप्स तो की थी 2019 में, उस टाइम तो उन्होंने नहीं किया। 2019 में नहीं किया क्योंकि उसी ने आदत ख़राब की। उनका ख्याल ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी में दोनों ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते उन हालात के पेश नज़र जिसका आपने जिक्र किया कि न्यूक्लियर वॉर हो, लिहाजा छोटा मसला हम खड़ा कर सकते हैं। और हमने ये कोशिश की करगिल में। देखिए ना, करगिल के जो मामला थे, अब उसके ऊपर तो इतनी तहकीक हो चुकी है, वो एक बोंगा ऑपरेशन था। क्यों बोंगा ऑपरेशन था? क्योंकि उसका कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस नहीं था। अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस था तो हमारे सामने नहीं आया। और उसके बाद बहादुरी से लड़े हमारे लोग, लेकिन क्यों लड़वाए गए इसका जवाब नहीं आया। तो ख्याल क्या था कि चूंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो आप एक लिमिटेड कॉरिडोर के अंदर ये मामला कर सकते हैं। 2019 में उन्होंने यही किया। इस मरतबा के हालात को आप 2019 से ताबीर ना करें, उसको मवाजना ना करें। जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, तो अगर मोदी ने अपने आप को कमिट किया हुआ है कि जी उसने कुछ ना कुछ करना ही है और जेडी वैंस उसको कह रहा है कि अच्छा ठीक है कर ले, तो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स को भी संजीदगी से लेना। ये आपने क्यों टेस्ट कर रहे हैं, ये आप मैसेजिंग क्यों कर रहे हैं? कल को अगर हिंदुस्तान इस मैसेजिंग को इग्नोर कर दे, जो एक बहरान के अंदर हो सकता है कि आपकी इंटेंशंस को मिसरीड करे और कहे जी कि वैसी बातें कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते जिस तरह बता रहे हैं आप उस तजियाकार का, तो वो कहे जी फिर चले लिमिटेड करते हैं। तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या ऑप्शन होगा कि हिंदुस्तान ने आपका इन अ वे दे थॉट यू आर ब्लफिंग and they called you a bluff and they go across. Suppose we are not bluffing and we are in no position to bluff now. We have said we'll use it and I am telling you we will use it. बट हमारा अपना भी तो नुकसान है इसमें। देखें, अब ये तो ऑप्शंस है ना, ये तो ऑप्शंस है, जंग है, ये कोई पिकनिक तो है नहीं, उसके अंदर तो ये होगा। और मैं कोई न्यूक्लियर जंग का या जंग का हामी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो एक क्लासिक थ्योरी पे यकीन रखता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स का काम है कन्वेंशनल वॉर को डिटर करना। लेकिन अगर कोई रियासत किसी भी वजह से उस कन्वेंशनल वॉर को लागू करना चाहती है और न्यूक्लियर वेपन रखने वाली रियासत के पास फिर क्या ऑप्शंस होंगे? क्योंकि अगर आपने ना इस्तेमाल किया तो आपको पता ना फिर डिबेट क्या होगी कि ना आपने कन्वेंशनल वेपन वाले अटैक को न्यूट्रलाइज किया, ना आपने उसको इस्तेमाल किया, तो भाई क्यों रखा हुआ है? तो अगर हम ये प्ले आउट कर लें कि हमने इस्तेमाल कर लिया, तो इंडिया ने पाकिस्तान में किसी मदरसे पे अटैक किया, एजेके में अटैक किया, या जहाँ पर भी ड्रोन स्ट्राइक वगैरह होगी, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है और अगर वो जो है वो एक छोटे लेवल के ऊपर टैक्टिकल न्यूक फेंकता है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये फौरी नहीं होगा। आप ये ना समझे कि पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी जो है ना, हमारे पास सिर्फ न्यूक्स तो नहीं है, तो उसका रद्द-ए-अमल देंगे। कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट को एक ख़ास नुक्ते पे जाना होगा जहाँ पर पाकिस्तान समझेगा कि उसने न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ क्या हो सकता है? वो देखें, अगर वो वार जो है वो तवालत पकड़ती है, अगर वो हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के लिए बनता है, हमारे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, हमारे शहरों के अंदर आके वो अटैक करते हैं और मुसलसल जंग रखते हैं, तो फिर हमें न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी तरीके से ऐसा अटैक करते हैं जिसका जवाब हम कन्वेंशनल वेपन से बेहतर तरीके से दे सकते हैं, नॉच अप कर सकते हैं, तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नॉच अप क्या हो सकता है? अब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने ड्रोन स्ट्राइक की है, नॉच अप क्या होगा? हम मिसाइल यहाँ से लॉन्च कर देंगे क्या? जितने ड्रोन स्ट्राइक्स करेंगे उनसे ज़्यादा ड्रोन्स हम मारेंगे, जितने टारगेट्स वो करेंगे उससे ज़्यादा टारगेट्स हमने हिट करनी है, जितने मिसाइल वो मारेंगे उससे ज़्यादा मिसाइल हमने फेंकनी है। तो नॉच अप तो ये होगा। उसमें एरिया भी है, अगर वो एरिया के अंदर आते हैं तो हमारे पास भी 6 टारगेट्स हैं, हम भी उन एरियाज़ के ऊपर जाएंगे, तो शेर का सवा शेर होगा। लेकिन आप न्यूक्लियर वेपन की जब बात करते हैं तो ये मत समझिए कि अटैक के ऊपर फौरी तौर पर न्यूक्लियर लॉन्च हो जाएगा, नहीं। कन्वेंशन वेपन्स का एक बाकायदा
तगड़ा मैदान जमेगा और उसके बाद उसके जो हालात बनते हैं उसके बाद ऑप्शन होगी। लेकिन द मोमेंट दिस वॉर स्टार्ट्स, न्यूक्लियर वेपन्स कम इन टू प्ले, वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी वजह से बड़ा ज़रूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाए ही नहीं, आपको यहीं से इसको पकड़ना है, जिसकी तरफ हिंदुस्तान जाने को तैयार नहीं। और अगर आप इंडियन इस्टेब्लिशमैंट की बात करें, बिकॉज मैं कारगिल की जो है थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, सो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तानी ट्रूप्स कारगिल में मौजूद थे, मगर फिर भी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर कोई स्ट्राइक नहीं, उनका कोई भी जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं आया था, हालांकि उन्होंने पाकिस्तानी ट्रूप्स को अटैक तो किया। सो उस टाइम पर भी उन्हें पता था कि हम इसको एस्केलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो इसका रेपरकशंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज उस टाइम पर 98 हो चुका हुआ था, उसके फ़ौरन बाद ये हुआ था। सो आपको नहीं लगता कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता है कि जो न्यूक्लियर वॉर है उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है? या आप रैशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इरैशनल डिसीजंस क्राइसिस के मौके के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जो मंतकी फैसला साजी है उसको करने के लिए आपके पास स्टेबल रिलेशनशिप होने चाहिए कम्युनिकेशन के अपने दुश्मन के साथ, आपके पास एक स्टेबल, मेंटली स्टेबल और पॉलिटिकली सेन लीडरशिप भी होनी चाहिए। वो था अब से 25 साल पहले, 26 साल पहले। इस दौरान इंडिया हैज़ बिन मूडीआइज्ड, तो वहाँ पे मूडी मूड है इस वक्त। ये ऐसे ही है कि आप अमेरिका की खारजा पॉलिसी को, पुरानी खारजा पॉलिसी को ट्रंप की खारजा पॉलिसी के साथ मवाजना करें। ये ऐसे ही है कि नेतन्याहू की जो पहली हुकूमतें थीं उन्होंने जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ ट्रीट किया, उनको आप उससे मवाजना करें जो जिस तरह अब ट्रीटमेंट कर रहा है। ये प्यूटिन जैसे पहले था, उसका आप मवाजना यूक्रेन में अटैक के बाद करें। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। मोदी ने अपने आप को जिस पेडेस्टल पे ले आया है और जिस तरीके से उसने दुनिया भर के अंदर एक नया खेओस बनते हुए देखा है, उसका ख्याल है कि दुनिया हमारे साथ होगी, और अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाता है तो उसकी असेसमेंट में दुनिया ऐसा नहीं करने देगी। आपने खुद इसका जिक्र किया कि न्यूक्लियर विंटर की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं कर रहे आप, ये खिलौने पटाखे नहीं हैं, ये बॉम्ब्स नहीं हैं, ये डर्टी बॉम्ब्स भी नहीं हैं, ये इनाहिलेट कर देंगे, सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे। तो क्या दुनिया ये होने देगी? मैं अब आपको बताऊं जो मेरा तज्जिया है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान चाहता है कि उस नुक्ते पर ये बात जाए जहां पर दुनिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ये बात कर रही हो कि देखा दहशतगर्दी भी करते हैं, जमहूरियत भी नहीं है यहाँ पर, और न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास है और इस्तेमाल भी करते हैं, या इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, इनका हाथ रोको। इफ़ यू आस्क मी what could potentially be the larger design in all of this, it is to bring Pakistan to a point where we are thinking seriously of using the nukes, and the moment you do that you basically become the bad guy. स्टेटमेंट्स तो हमने अभी से दे दिए हैं। देखिए वो तो डिटेरेंस की क्लासिक है, वो आपने डिटर करने के लिए कम्युनिकेट करना है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो वो दुरुस्त बात नहीं, वो तो कॉपी बुक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एस्केलेट करके उस नुक्ते पे लेके जाए जहाँ पर इट लुक्स लाइक अ रियल पॉसिबिलिटी, और हम अमाल की तरफ जाएं, एक्शंस की तरफ जाएं। दिस इज़ वेयर दे विल अनफोल्ड द बिग एजेंडा। ये मैं तजियाती तौर पे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अंदर आप देखें ईरान और अमेरिका की आपस में क्या बातचीत हो रही। ट्रंप ने ईरान को क्या कहा है? 3 चीज़ें कही हैं। नंबर 1, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करनी उस लेवल के ऊपर। नंबर 2, लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बनाने। नंबर 3, आपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्पेक्शन करवानी है। साथ हुतीस की दहशतगर्दी वाला मामला उनकी नज़र में वो भी जोड़ा हुआ है। क्लासिक एग्जाम्पल है जो पाकिस्तान के साथ वो करना चाहते हैं कि आप न्यूक्लियर नहीं चलाएंगे, आप हमारे साथ तावन करेंगे, हम आपको इजाज़त नहीं देते कि दुनिया भर के अंदर आप फसाद खड़ा करें, और ठीक है हिंदुस्तान ने तो छोटी स्ट्राइक की थी, आप न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? सो इन अ वे टू मेक पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एन इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन, दैट्स वेयर इट कुड एक्चुअली गो। ये सिर्फ अमेरिका का एजेंडा नहीं है। वाई वुड अमेरिका वांट टू डू इट? ऑफ कोर्स ट्रंप का बयान आपके सामने है। मैं अब अपने तजिए की सपोर्ट में आपको एविडेंस दे रहा हूँ। ट्रंप ने क्या कहा था कि देयर आर सर्टेन न्यूक्लियर पावर्स दैट शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। वाज ही टॉकिंग अबाउट फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका अपने बारे में बात कर रहा था, प्यूटिन इंडिया के बारे में नहीं, पाकिस्तान के बारे में। फिर आप देखें, आई थिंक मार्को रूबियो ने भी यही बात की थी। सो अब देखें, अगर माइनस न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान किस किस्म का एलाई है चाइना का? सो चाइनाज वन आर्म एक्चुअली फॉल्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका विल बी वेरी हैप्पी।
इंडिया ऑफ कोर्स विल बी वेरी हैप्पी, माइनस न्यूक्लियर या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर इंटरनेशनल डिबेट का हिस्सा बनता है तो इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं ना, वो बहुत खुश होगा। एक और मुल्क भी बड़ा खुश होगा और वो है इसराइल। और मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा फार फैच थियरी नहीं दे रहा। जब से गज़ा के अंदर ये इन्होंने काम किया है, बदतरीन मजालिम किए हैं और एक नई तारीख रकम की है जुल्म की। आप खुद मिडल ईस्ट के अंदर घूमे हुए हैं, क्या वहाँ के स्ट्रेटेजिक हलकों में ये बात नहीं हो रही कि अगर हमारी तरफ इसराइल आया तो हमारे पास क्या जवाब है? क्या हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए? क्या तुर्की के अंदर ये डिबेट नहीं है? तुर्की, सऊदी अरब या दूसरे ममालिक अगर उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लेनी है तो कहाँ से लेंगे? अमेरिका देगा उनको, पाकिस्तान, उनका ख्याल है पाकिस्तान देगा। सो इसराइल विल बी हमारी वेरी, हिस्ट्री भी तो है ना नॉर्थ कोरिया वाली। वेल फ्रैंकली दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसने खुद बनाया हो। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसने टेक्नोलॉजी शेयर की। अमेरिका का जो प्रोग्राम है, आपका क्या ख्याल है वो कहाँ से वो डिज़ाइंस आए थे? तो रशिया ने पहले बनाना शुरू किया था। देयर यू गो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो अच्छा है कि हमें तारीख हम नहीं पढ़ते, इस वजह से हम अपने ऊपर ज़्यादा तनकीद कभी कभी करने लग जाते हैं। वो एक ठीक है, हमें सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात तारीख का हवाला देना चाहिए कि दुनिया में कोई आइडिया ओरिजिनल नहीं है। ये सीधा रास्ता नहीं है, ये ऐसी शॉपिंग नहीं है आपने कि सेंटोरस में चले गए और आपने पैसे दिए और आपने जीन्स खरीद ली। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो व्हेन द वर्ल्ड इज एक्चुअली मूविंग अराउंड यू, यू हैव टू काइंड ऑफ मैन्यूवर। जस्टिफाई मैं उसको नहीं कर रहा, ठीक है, हमें नॉर्थ कोरिया वाला नहीं करना चाहिए था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ हमारी एंगेजमेंट और किस्म की भी थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी आपका ख्याल है कहाँ से आ रही थी? आ रही थी ना, सेंट्रीफ्यूजेस आ रहे थे, तो हमने बनाने थे भाई, हमने बना लिया। अच्छा, वापस आए इसके ऊपर। तो इसराइल वुड वेरी मच वांट the potential source of nuclear knowledge sharing with its future competitors to be plugged. सत्य कह रहा, Israel, India, America all joined on one point to make Pakistan nuclear program controversial and also unacceptable at the international level. That's where it is going. जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उससे अगले दिन इंडिया ने एक नेवल एक्सरसाइज की थी, एक नेवल मिसाइल लॉन्च किया था, और वो जो मिसाइल डेवलप किया था उन्होंने इसराइल के साथ पार्टनरशिप में किया था। और इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट आई है इंडिया के हक में वो अभी तक सिर्फ इसराइल की तरफ से आई है। उसके अलावा इवन अमेरिका ने भी इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। सो आई टेक योर पॉइंट। आखिर में सिर्फ ये सवाल कि न्यूक्लियर वॉर की जो पॉसिबिलिटी है वो इट्स अ थ्रेटनिंग थिंग, स्पेशली जिनके जो है वो स्टेक्स इस रीजन में है, बिकॉज एक सिविलाइजेशनल एंड हो सकता है अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर होती है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, रटगर्स यूनिवर्सिटी ने 2019 में आर्टिकल लिखा पुलवामा अटैक के बाद, और उन्होंने सिनारियो बिल्ड किया कि 2025 में क्या होगा। 2025 के अंदर उन्होंने कहा कि बाय 2025 पाकिस्तान वुड हैव 250 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अभी का जो डेटा आई थिंक इट सेज कि 170 के आसपास हैं, बट वो भी कंफर्म नहीं है। सो उन्होंने कहा कि 250 के आसपास होंगे, और उस टाइम पर अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर होती है, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, तो पाकिस्तान अपना तमाम का तमाम न्यूक्लियर आर्सनल इंडिया पर ज़ाया करेगा। बट इंडिया ये नहीं कर सकता है। इंडिया को 100 के करीब अपने बॉम्ब्स बचा के रखने हैं, बिकॉज उन्होंने ये जो प्रोग्राम है इनिशियली स्टार्ट ही चाइना के लिए किया था। सो उन्हें जो चाइना से डर है उसकी वजह से वो तमाम का तमाम लगा नहीं सकता, बट जितना भी वो लगाएगा वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए काफ़ी होगा। सो बाय द एंड ऑफ दिस वॉर डायरेक्टली 50 to 120 million people would die. So look, all of us have stakes here, more than the stakes of Modi and Shehbaz Sharif or whoever rules the roost in this part of the world. It's our stakes. ये हमारी तहजीब है, ये हमारे बच्चे हैं। न्यूक्लियर वॉर की बात इस प्रोग्राम में करते हुए भी मेरे दिल के ऊपर बड़ा बोझ है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से साकिब, अगर बड़ी बड़ी बातों की तरफ ड्रिफ्ट जा रही है तो आज हम आंखें बंद नहीं कर सकते। भिंडी और दाल का रेट जो नहीं डिस्कस करेंगे ना, यही डिस्कस करेंगे। उम्मीद हम ये करते हैं कि इस किस्म के तज्जिए के बाद ये सैनिटी प्रिवेल करें, और जो तजावीज़ आई हैं कि भाई अगर आपको शक है कि कोई पाकिस्तान से इन्वॉल्व है तो करवा लेना इसको। आप ना सिर्फ अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं, सिविलाइजेशन को ख़तरे में डाल रहे हैं, 2 बिलियन लोगों का मुस्तकबिल जो है, और जो डेथ्स एंड कैजुअल्टीज़ हैं। मैं नागासाकी हिरोशिमा की जो सेरेमनीज़ हैं उसके अंदर शिरकत कर चुका हूँ, मैं उनकी म्यूज़ियम्स में जा चुका हूँ, मैं IR का स्टूडेंट हूँ। मैंने देखा हुआ है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की से होता क्या है। हमने कवर किए हुए हैं वो मामला जहाँ से सिर्फ गैसेस लीक हुई थी, तो वहाँ पर बच्चे अभी भी रिटार्डेड पैदा होते हैं। जिन इलाकों के ऊपर अगर आपने जिक्र करना है कि ये क्या हम बात कर रहे हैं, तो जो हाई वोल्टेज तारें गुजरती हैं उसके नीचे जो बच्चे रहते हैं वो जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाती है। तो न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं भाई, तो दुआ करते हैं उस तरफ मामला ना जाए। लेकिन आपने तज्जिये के लिए मुझे बुलाया था, दुआ के लिए नहीं।